आप सभी को नमस्कार। नेत्रा ऑनलाइन के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, उसमें सत्यम सर मैथ का आपको कंटिन्यू कर ही रहे हैं। इस हफ्ते में शायद सत्यम सर का कुछ गैप हो जाए। जैसे ही चांस मिलता है पीडी सर आपके सामने होंगे और ऑफलाइन में भगवान करें हम लोग जल्द से जल्द मिलें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वैक्सीन वगैरह ना लगवाए हों तो सब लोग लगवा लें और कोरोना से थोड़ा बचा के रहिए। आज जो हमारा आपके सामने आने का मतलब ये है, आज हम पॉलिटी का एक स्पेशल टॉपिक जिक्र करेंगे जो कहीं एक चैप्टर में तो हमारे पॉलिटी में नहीं रहता। कोई एक चैप्टर इसका नहीं है, विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों में इसका यूज़ होता है। कई लड़के इसे समझ नहीं पाते, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं, छात्र और छात्राएँ कई ऐसे होते हैं जो इसे बाकायदे समझ नहीं पाते, इसकी गुत्थी में उलझे रहते हैं। तो हम आज उस टॉपिक को लेकर आपके सामने हैं। और आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर चल रहा था वो तो चलेगा ही, वो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब उसे हम बारी बारी करके उस सीरीज़ को हम करते ही रहेंगे। तो आज जो हमारा मुद्दा है, हमारे डिस्कशन का जो आज हमारा मुद्दा है, संविधान में बहुमत के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। तो हम बारी बारी करके यहाँ लिखते रहेंगे, मिटाते रहेंगे। आपका काम होगा कि आप इसे वीडियो पॉज करके जैसे भी आप करो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत लंबा नहीं होगा। तो इसे देखो, संविधान में बहुमत के क्या क्या प्रकार हैं, पहले ध्यान से समझो। संविधान में जो पहले प्रकार का बहुमत, जिसमें आप ऐसे कह सकते हो, जिसमें संसद की लगभग 90% कामकाज इसी बहुमत से हो जाता है। लगभग मैं कह रहा हूं, एकदम मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं कि यही है। उसे हम साधारण भाषा में कह देते हैं सिंपल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत, उसे क्या कहते हैं? साधारण बहुमत। ध्यान से समझो, साधारण बहुमत का सीधा मतलब होता है कि मत देने वाले लोगों का, वाले सदस्यों का बहुमत। इसमें ऐसे लिखा है, सदन में उपस्थित या किसी भी सदन हो, कोई सदन हो, सदन का मतलब हो कोई सदन हो, राज्य की विधानसभा हो, राज्य की विधान परिषद हो, संसद में कोई सदन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई सदन हो, सदन में उपस्थित या मत देने वाले लोगों का बहुमत। बहुमत का मतलब आधे से अधिक। इस बहुमत का मतलब क्या है? आधे से अधिक। अब इसे हम समझेंगे, व्यवहार में भी समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे मान लिया, यहां हम उदाहरण भी लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर जो हम राज्यसभा की बात करें, अब राज्यसभा में कार्यवाही चलाने के लिए, कोई भी राज्यसभा में मूव करने के लिए, राज्यसभा को मूव करने के लिए, इसकी कार्यवाही शुरू करने के लिए इसमें कोरम की जरूरत पड़ती है। कोरम का मतलब मिनिमम मेंबर अगर जो इतने होंगे, मिनिमम मेंबर इतने होंगे जिससे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू की जा सके या किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू की जा सके, तो जो कोरम उसे कहते हैं। कोरम होता है 1/10, 1/10 सदस्य अगर जो हैं राज्यसभा में तो उसे कहा जाता है वो कोरम है। तो जैसे राज्यसभा की सीट 245 है, तो 245 का 10% अगर जो आप करोगे, तो 245 का 10% हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 245 का 10% वही 24-25 के आसपास, 25 के आसपास। इसी तरीके से अगर जो लोकसभा की बात करें, लोकसभा का 545 लोग हैं, तो 545 का 10% वही 55-54 के आसपास आ जाएंगे। मतलब अगर जो वास्तव में राज्यसभा में 25 से 30 लोग हों, 30 लोग मान लो, ऐसा तो कभी नहीं होता कि 25 ही सिर्फ रहें, तो मान लिया राज्यसभा में 30 लोग हों तो राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो सकती है। अब मान लिया कोई भी बात हो जो साधारण मत से पास करना हो, तो सदन में उपस्थित या मत देने वाले, तो मान लेते हैं 30 प्रेजेंट हुए, 5 बाहर चले गए, बाकी बचे 25।
अब यहां कह रहा है या तो उपस्थित लोगों का बहुमत ले लीजिए, आधे से अधिक ले लीजिए, और या मत देने वाले का, मतलब उपस्थित हो या मत देने वाले, दोनों का। तो हमें क्या करना होता है, इस मत देने वाले का बहुमत ले लेना होता है, मतलब इस 25 का आधे से अधिक ले लेना है, मतलब 13 लोग वास्तव में अगर जो चाह लें तो कोई साधारण विधेयक पास हो सकता है। ये व्यवहारिक बात है, वास्तव में 13-14 लोगों को जो चाह लें तो कोई साधारण विधेयक पास होता है। इस प्रक्रिया से संसद या कोई भी सदन, जैसे बजट पास करना, इसी प्रक्रिया से होता है, साधारण बहुमत से। हालांकि इतने लोग होते नहीं हैं, जब ऐसी बातें होती हैं तो लोग जुट जाते हैं, संसद के सदस्य वहां पहुंच जाते हैं, विधान परिषद विधानसभा के सदस्य वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जितने भी साधारण काम होते हैं, बजट पास करना इसी प्रक्रिया से होता है आपका। राज्यों का निर्माण लोकसभा या राज्यसभा में, मतलब अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 में संशोधन भी इसी प्रक्रिया से हो जाता है। सोचो, अनुच्छेदों का भी संशोधन हो जा रहा है। इस प्रक्रिया से कई सारी सामान्य प्रकार की सारी विधियां, सारे नियम कानून इस प्रक्रिया से बन जाते हैं, साधारण मत से। बातें समझ में आ रही हैं? तो साधारण बहुमत का सीधा सीधा मतलब है सब, कोई भी सदन हो उसमें उपस्थित या कहना है, मतलब इसको या इसको लेना है, उपस्थित या मत देने वाले लोगों का बहुमत। और उपस्थित या मत देने वाले लोगों का बहुमत का मतलब वहां आधे से अधिक। किसी भी सदन का 90% लगभग काम इसी प्रक्रिया से होता है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ो। एक दूसरे प्रकार का हम बहुमत पढ़ेंगे, एक दूसरे प्रकार का इसके बाद, जिसे हम कह सकते हैं, हालांकि ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन जिसे हम कह सकते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब जैसे किसी भी कोई भी सदन हो, सदन का मतलब कोई भी हाउस हो, सदन में कोई भी, जब हम सदन लिखें तो आपको समझ जाना है वो लोकसभा हो, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधान परिषद, कोई भी सदन हो, हम एक की बात कर रहे हैं, किसी भी में ले सकते हो। तो सदन में वर्तमान संख्या का बहुमत, यहां भी बहुमत का मतलब आधे से अधिक। अब जब भी आप लोग संविधान पढ़ा करो तो एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए। संविधान की लैंग्वेज बड़ी, अगर जो ख्याल से आप पढ़ोगे तो उसके कई सारे राज खुलते हैं। यहां क्या लिखा है? सदन में वर्तमान संख्या का बहुमत चाहिए। वर्तमान का मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कुल सदस्य संख्या लोकसभा की 543 है, ये कुल है, ये टोटल है, ये टोटल वैकेंसी है। ऐसा कई बार होता है कि कुछ सांसद किसी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के नाते अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से रिजाइन कर देते हैं। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में कई सारा हुआ, कई ऐसे तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद थे वो रिजाइन करके विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा हर राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जल्दी आने वाला है, ऐसा यहां भी होगा। कई सांसद फिर से आजमाएंगे वहां कि हम मंत्री बन जाएंगे यहां पहुंचने पर। तो हम मान लेते हैं कि 543 अगर जो सीट है, 543 सीट है, 543 में से ऐसा पूरे देश में हो सकता है या किसी सांसद की मौत भी हो जाए किसी कारण से, कोई कोरोना से टपक गया, भाई किसी कोरोना से किसी का स्वर्गवास हो जा रहा है, तो क्या कर सकते हो? तो वो रिक्तियां हो जाती हैं, मतलब वैकेंसी हो जाती हैं। तो मान लिया वैकेंसी, ऐसे हम मान लेते हैं, एक मोटा मोटी आंकड़ा मान लेते हैं 3 वैकेंसी है। 3 लोग किसी कारण से या तो उनका स्वर्गवास हो गया, किसी कारण से उनकी मौत हो गई तो सीट खाली हो गई, या हम कह सकते हैं किसी कारण से या वो कोई विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं या किसी कारण से उनकी सीट खाली हो गई। तो यहां क्या कह रहा है? सदन में वर्तमान संख्या का बहुमत। अब देखो, टोटल संख्या सदन में, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं बेटा, यहां ध्यान रखना। सदन का मतलब कोई सदन हम लेंगे, लेकिन हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा कहा जाए 543, 543 इसमें सीट है, 3 वैकेंट है, मतलब सदन की वर्तमान संख्या क्या हो गई? सदन की वर्तमान संख्या क्या हो गई? 540। अब ध्यान से समझना, इसका बहुमत 540 का बहुमत मतलब इसका 1/2
इसका 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 270, मतलब 271 के आसपास आना चाहिए। तो 271। अब इस प्रक्रिया से, इस इफेक्टिव मेजॉरिटी से क्या किया जाता है? इस इफेक्टिव मेजॉरिटी से आपके सदन के प्रमुख कार्य होते हैं। जैसे इसी इफेक्टिव मेजॉरिटी से आप कह सकते हो जजों को हटाया जाता है। जजों के, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, चुनाव आयोग के जो चीफ होते हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया, इसमें आप कह सकते हो लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर को, इन सबों को हटाने की प्रक्रिया। अब राज्यसभा स्पीकर है तो राज्यसभा में ऐसी प्रक्रिया होगी, लोकसभा स्पीकर है लोकसभा में ऐसी प्रक्रिया होगी, है ना। दूसरे सदन की बात हम नहीं कर रहे हैं, जिस भी सदन की बात कर रहे हैं, राज्यों की विधानसभा के स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया यही होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी। आप सोच रहे होंगे विश्वास प्रस्ताव कभी आता है, अविश्वास प्रस्ताव कभी आता है, वो तो बेटा सिंपल मेजॉरिटी से ही आता है, जो पिछली बार आपको बताया, इफेक्टिव मेजॉरिटी नहीं होती, सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होता है। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव भी, इसलिए मैंने कहा कि 90% काम उसी से होते हैं जो पिछला बताया गया है। तो बेटा ये है इफेक्टिव मेजॉरिटी। आगे देखो इफेक्टिव मेजॉरिटी। तीसरा आप सुने होंगे, कभी कभी आप देखते होंगे, उसे कह दिया जाता है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का यूज हमारे संविधान में 2 अनुच्छेदों में बार बार हुआ है। एक अनुच्छेद है 249, एक है 312। देखो 249 में कहा गया है, मैं ऐसे ओरली बोल दे रहा हूं, 249 में कहा गया है यदि केंद्र सरकार किसी राज्य के लिस्ट वाले नियम, या केंद्र, ऐसे कहा गया है, केंद्र सरकार, कहने का मतलब संसद कोई ऐसा नियम बनाए जो राज्यों की सूची में हो। 249 में कहा गया है कि संसद अगर कोई ऐसा नियम बना रही है जिस पर उसका अधिकार नहीं है, राज्यों का अधिकार है, सीधी बात, वो राज्य सूची का विषय हो, तो उसके लिए राज्यसभा विशेष बहुमत से संसद का रेटिफिकेशन करेगी, तब वो मेजॉरिटी या तब वो कानून बन सकता है। मतलब तब संसद राज्यों की लिस्ट पे, राज्यों की सूची पर नियम बना सकती है। ठीक है, अब उसके लिए क्या कहा गया है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्यसभा में, क्योंकि इसकी राज्यसभा की ही बात हो रही है, राज्यसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3। तो यहां क्या कहा गया है, राज्यसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 चाहिए। कहने का मतलब अगर जो संसद राज्य सूची के विषयों पर नियम बनाती है, जो 249 में लिखा है, तो ये मेजॉरिटी चाहिए। ये मेजॉरिटी कहाँ होनी चाहिए, राज्यसभा की बात यहाँ की गई है, मतलब ये मेजॉरिटी अक्सर राज्यसभा में ही यूज होती है। तो उपस्थित और यहाँ ये एंड है, ये समझना, एंड मत देने वाले का सदस्यों का 2/3। 312 में क्या कहा गया है, जब संसद किसी अखिल भारतीय सेवा का गठन करने लगे, जैसे अखिल भारतीय सेवा हमारे यहाँ IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFOS जिसे कहा जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं। ऐसे ही 1967 के आसपास हमारी संसद ने एक और अखिल भारतीय सेवा का गठन किया था, तब राज्यसभा ने इस मत से संसद को या लोकसभा को अनुसमर्थन किया था, तब वो राज्य के विषय पर वो विधान पारित हुआ था। उस समय एक सेवा का गठन किया गया था, इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विस, भारतीय कृषि सेवा। तो अगर जो किसी अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो तो भी राज्यसभा इस मत से अनुसमर्थन रेटिफिकेशन करेगी संसद का, तब वो नियम कानून बन सकता है। अब इसे उदाहरण के लिए हम समझ लें, जैसे मान लेते हैं बाबू कि राज्यसभा के कामकाज के लिए तो कोरम होना चाहिए। कोरम का मतलब 1/10 संख्या होनी चाहिए। तो राज्यसभा में अगर जो संख्या है
आप कह सकते हैं कि 245 संख्या है तो 245 मान ले 25 लोग होने चाहिए, तो 25 लोग नहीं मान लेते हैं, कि मान लेते हैं कि 30 लोग या 40 लोग राज्यसभा में प्रेजेंट हैं। 30 लोग 40 लोग राज्यसभा में प्रेजेंट हैं। किसी कारणवश किसी नाराजगी से इसमें से माइनस हो गए 10 लोग, मान ले 10 लोग दूसरी पार्टी के हैं, ये बाइकॉट कर गए, बाइकॉट BC में लिख दे रहा हूं, ये बाइकॉट कर गए। अब ध्यान से समझना, बिल कैसे पास होगा। बिल में कहा गया है कि उपस्थित होने वाले जो लोग प्रेजेंट हैं इनका भी बहुमत चाहिए और मत देने वाले लोगों का भी बहुमत चाहिए, मतलब 2/3 चाहिए। तो यहां ये 10 जब हो गए तो बचे 30, ये बचे 30। जो बचे हुए मेंबर हैं, इसे हम ऐसे हिंदी में लिख दे रहे हैं, जो बचे हुए मेंबर हैं वो बचे 30। अब यहां समर्थन किसका चाहिए, उपस्थित जो थे मतलब 40 जो थे उनका भी समर्थन चाहिए, उनका 2/3 चाहिए, और जो वोट दे रहे हैं, ये वोट जो दे रहे हैं 30, इनका भी 2/3 चाहिए। तो सिंपल लोग यही मानते हैं कि 40 का ही 2/3 चाहिए। तो 40 का 2/3 आप क्या कर सकते हैं, 40 का 2/3 आप सिंपल सा निकाल सकते हैं कि 40 का 2/3 आप कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 40 का 2/3 वही लगभग 13-14 के आसपास, है ना, 13 के आसपास, 14 के आसपास। 14 लोग वास्तव में अगर जो चाहें तो ये 2/3 बहुमत पारित हो जाएगा। मतलब ऐसी चीजें 14 दूनी 28, 28 के लगभग होगा बेटा, 14 मैं कह रहा हूं। 28 लोग अगर जो चाहें तो 28 से 29 लोग या 27 लोग जो भी चाहें तो ये आराम से इस क्राइटेरिया को हम फुलफिल कर सकते हैं, इस क्राइटेरिया को हम फुलफिल कर सकते हैं। मतलब ये जो 28 2/3 आया, ये आप देख सकते हो, ये 40 का तो 2/3 है। मतलब इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे जब कोई बड़ा विधान बनता है तो कुछ लोग बाइकआउट कर जाते हैं। बाइकआउट करने से वो प्रेजेंट तो हुए लेकिन बाइकआउट कर गए। अब समर्थन किसका चाहिए, उपस्थित और मत देने वाले का चाहिए। मतलब हम प्रेजेंट थे लेकिन वो बाइकआउट कर गए, ठीक है। तो 28 लोग यहां चाहिए। 28 लोग, ये बस एक उदाहरण है, मैं आपको 2/3 वाला मतलब समझा रहा हूं। क्लियर हुई बात। तो इसमें बताया गया है कि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 चाहिए। यहां और नहीं है, या नहीं है, यहां एंड है, मतलब इसका भी चाहिए और मत देने वाले लोगों का भी चाहिए। तो ऐसा क्राइटेरिया राज्यसभा के लिए बनाया गया है और राज्यसभा में भी ये यूज होता है। अगला एक होता है जो जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया यूज होती है, और ये प्रक्रिया वाली बात हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका से ली गई है। अनुच्छेद 368 में ये यूज होता है। इसमें 2 बातें हैं। नंबर पहला, इसका 2 प्रकार है। एक ऐसा प्रकार जब ऐसा संविधान संशोधन हो रहा हो जो सीधा सीधा मामला केंद्र सरकार से संबंधित हो, जो सीधा सीधा मामला केंद्र सरकार से संबंधित हो, ऐसा संविधान संशोधन हो रहा हो। कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिसका संबंध हमारे संघीय ढांचे से होता है, फेडरल स्ट्रक्चर से होता है। सीधी बात, ऐसा संविधान का अनुच्छेद जिसका संबंध केंद्र सरकार की विधायी प्रक्रिया से भी हो, केंद्र सरकार से भी हो और राज्यों से भी हो, एक ऐसा संविधान संशोधन होता है। तो जब मामला सिर्फ केंद्र सरकार से संबंधित हो तब उसके लिए क्या होता है, 2 क्राइटेरिया चाहिए। क्या, सदन की संख्या का बहुमत, और 2 क्राइटेरिया चाहिए। 2 क्राइटेरिया साथ साथ पूरी होनी चाहिए। तो सदन की संख्या का बहुमत, तो अगर जो हम लोकसभा ले रहे हैं तो लोकसभा में 543 मेंबर हैं, तो 543 मेंबर में हम क्या कर सकते हैं, 250 ये हो गए और 43, 42, 21, 250 और फिर 21, 250, 270, 271 लोग चाहिए। पहली बात, मतलब अगर जो संसद 368 अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन कर रही है तो पहली शर्त तो चाहिए कोई भी सदन हो उसकी संख्या का बहुमत, और उसकी संख्या का बहुमत मतलब लोकसभा की संख्या 543 है तो उसका 271 बहुमत, मतलब आधे से अधिक। बहुमत का मतलब यहां आधे से अधिक, तभी तो 271 किया गया। नंबर दूसरा तो प्लस, ये भी शर्त चाहिए और इसके साथ एक भी और शर्त चाहिए।
एक और शर्त चाहिए, क्या? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3, उपस्थित और मत देने वाले का 2/3। तो पहली शर्त तो 271 चाहिए ही, 271 समर्थन में चाहिए। उसके बाद भी अब 271 मान लेते हैं, कभी कभार संसद में संख्या ही 500 तो कभी नहीं होती, कभी कभार ऐसी होती है कि 350 लोग बैठे हों, कभी कभार ऐसा होता है कि 350 लोग बैठे हैं। तो 350 में से अगर जो 350 किसी सदन में उपस्थित हैं या 400 किसी सदन में उपस्थित हैं, किसी सदन का मतलब मान ले लोकसभा लें तभी तो 400 उपस्थित हो पाएंगे, 400 उपस्थित हैं, तो उस 400 में से पहली शर्त भी पूरी होनी चाहिए, दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए। तो 400 में से 271 लोग जब पूरा होंगे, किसी बिल के समर्थन में आएंगे, तो ये तो पहली शर्त होगी। उसके बाद जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, जितने लोग उपस्थित हैं, उनका भी 2/3 चाहिए। तो ऐसा कई बार हो सकता है, जैसे अगर जो मैं इसे आंकड़ों में समझाऊं, थोड़ा आंकड़ा मेरा कमजोर है, आपको पता है मेरा मैथ ठीक नहीं है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि किसी जगह 400 या लोकसभा ले लेते हैं, लोकसभा में 400 मेंबर हैं, उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। तो यहां क्या कह रहा है, पहली शर्त पूरा होने के लिए सदन की सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब लोकसभा में 543 हैं, 543 में प्रेजेंट हुए, ठीक है, उस दिन प्रेजेंट हुए 400, तो 400 में पहली शर्त तो पूरी होगी 271 किसी समर्थन में हो, और फिर से इतने प्रेजेंट हुए तो इसका 2/3, 400 का 2/3 है ना। तो 400 का 2/3, 400 का 2/3 कितना आ जाएगा, वही आप कह सकते हो 133-34 के आसपास आएगा। 133-34 गुणे 133, 267 के आसपास आएगा। तो 271 ये चाहिए और फिर 267 इसका 2/3, 267 या 268 पकड़ लो, इसका 2/3, ठीक है। तो ये भी शर्त होनी चाहिए, कोई केंद्र मामले को केंद्र सरकार से संबंधित मामले का संविधान संशोधन करने के लिए, और ये भी शर्त, मतलब दोनों शर्तें साथ साथ पूरी होनी चाहिए। क्लियर हुई बातें। कभी कभार क्या होता है, दूसरी बात, अब इसमें केंद्र सरकार से संबंधित मामला जो भी होता है, जैसे मान लिया EWS बिल पारित हुआ, केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने के लिए, आपको मैंने अनुच्छेद 15 और 16 बताया था, तो वो बिल कैसे इसी तरीके से पास हुआ था संसद में, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरियों में वो देना था, अनुच्छेद 15 और 16 संशोधन करना था। एक बहुमत होता है, उसमें क्या होता है, ये दोनों शर्त तो पूरी होनी चाहिए, ये दोनों शर्त तो पूरी होनी चाहिए। पहला तो ये शर्त हो गया, मतलब ये केंद्र से संबंधित मामला अगर जो संशोधन हो रहा हो, और ये फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा, मतलब इसमें केंद्र भी जुड़ा हो और राज्य सरकार से भी संबंधित कोई मामला हो, ऐसा संविधान में संशोधन हो, तब ये इस क्राइटेरिया को माना जाता है। तो इसमें क्या शर्त होनी चाहिए, इसमें शर्त होनी चाहिए, ये दोनों तो होनी ही चाहिए, मतलब सदन की सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए, 271 तो चाहिए, और उसके बाद जो लोग प्रेजेंट हों उनका भी 2/3 चाहिए। तो 400 लोग अगर जो लोकसभा में हों, तो 400 लोग अगर जो लोकसभा में हों, तो 271 तो पहली शर्त पूरा करेंगे, प्लस 400 का 2/3, 268, वही 268 लोग या 271, 280 लोग अगर जो चाह लें कुल मिला जुला के, जो सरकार के पास होते हैं, तो बिल पारित हो जाएगा। लेकिन केंद्र और राज्य से संबंधित मामला इन दोनों शर्तों को पूरा करने के साथ एक शर्त और पूरा करता है, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। यहां ध्यान से समझना है आपको, संविधान में बार बार कह रहा हूं, संविधान को ध्यान से पढ़िए। यहां राज्य लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा है, तो अगर जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आधे से अधिक राज्य भी समर्थन करें किसी बिल को,
तब जाके वो बिल पारित होगा। कुछ ऐसा भी बिल 368 में दिया गया है, कुछ ऐसा भी संविधान संशोधन 368 में दिया गया है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश अगर जो पारित कर दें तो नहीं माना जाएगा, राज्य पारित करें तो आधे से अधिक राज्य भी अपनी विधानसभाओं में इस बिल को पारित करें। इन दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद संसद उन्हें क्या करती है, राज्य विधानसभाओं को भेज देती है। तो आधे से अधिक राज्य भी इसे पारित करें। और आधे से अधिक राज्य कैसे करेंगे, ये साधारण बहुमत से करेंगे। आधे से अधिक राज्य, जो राज्य की विधानसभाएं जो पारित करेंगी वो स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, साधारण बहुमत से, मतलब उपस्थित जितने लोग हों उनके जो इतने लोग वोट कर रहे हों उनके आधे से अधिक इस बिल के समर्थन में राज्यों में कर दें, काम बन जाएगा। तो ये साधारण बहुमत से। इसके लिए कौन सा बिल, जैसे हमारे यहाँ जो जीएसटी में संशोधन हुआ था, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था, क्योंकि राज्यों से भी कर वसूलने की बात की जा रही थी और केंद्र सरकार से भी, तो जीएसटी जो संशोधन था 101वां संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन, ये जीएसटी इसी तरीके से पहले केंद्र सरकार ने संसद में पास किया, फिर आधे से अधिक राज्यों से पास किए। प्लस आपका एक मामला था, ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ऐसे ही एक मामला था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 2014 में पारित किया गया था। इसके द्वारा नेशनल लेवल पर एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एक न्यायिक आयोग बना था। न्यायिक आयोग बना था जिसमें 6 मेंबर की जगह थी, 3 सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, 3 कोई और व्यक्ति रहेगा जिसे सरकार चुनेगी। तो इन 6 मेंबरों के लिए एक एनजेएसी बना था। ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला था, इसीलिए पहले इस मत से, इन दोनों मतों से लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया और फिर उसके बाद भेजा गया था। तो 14 राज्यों ने, उस समय 14 से 15 राज्यों ने पास किया था, तब ये बिल लागू हुआ था। हालांकि इसे आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया था, डेवलपमेंट ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, आपको बताया गया था कि इसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, रद्द कर दिया। तो इस प्रकार का भी बहुमत एक है। अंतिम एक बहुमत है हमारे संविधान में जो सिर्फ एक अनुच्छेद के लिए यूज होता है, बस एक ही अनुच्छेद में वो बहुमत दिया गया है, उसे भी हम जान लेते हैं। जहां आपको लिखना होगा ना, तो उसे क्या करिएगा, आप वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अंतिम में एक जो बहुमत है, ये जो बहुमत मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुमत सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है क्या, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर जो आपसे पूछे कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें संसद को सबसे अधिक बहुमत की जरूरत होती है, तो वो ये है, ये काम है। इसमें कहा गया है सदन, कोई भी सदन हो, सदन का मतलब वो लोकसभा या राज्यसभा हो, क्योंकि राष्ट्रपति का महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा में ही पारित होता है। तो सदन की सदस्य संख्या का 2/3 मत, सिंपल सा लैंग्वेज। यहां उपस्थित या मत देने वाले या वर्तमान संख्या का बात ही नहीं किया गया है। यहां जितनी सदन की संख्या हो उसका 2/3, उसका 2/3। मतलब अगर जो राष्ट्रपति का महाभियोग लोकसभा पारित कर रही है तो 543 का 2/3, राज्यसभा को पारित करना हो तो आप कर सकते हो 245 का 2/3, इसका 2/3। तो ये जो बहुमत है, ये सबसे बड़ा बहुमत माना जाता है। हालांकि अभी तक भारत में किसी राष्ट्रपति के लिए ये यूज नहीं हुआ, लेकिन अनुच्छेद 61 में जो बहुमत का प्रकार दिया गया है, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, वो सबसे बड़ा बहुमत माना जाता है। ठीक है, तो आज इतनी बातें आपको बताई गई। इसमें जो भी आपके सुझाव, जो भी आपको ना समझ में आया होगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसे जरूर सॉल्व किया जाएगा। और इस वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करो आप लोग, ठीक है। तो फिर हम अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगला फिर हमारा फंडामेंटल राइट का जो चल रहा था, अनुच्छेद 21 हम पूरा किए थे, तो हम अनुच्छेद 22, 23, 24 ऐसे करके धीरे धीरे हम शुरू करेंगे उसे भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बच के रहिए। ठीक, थैंक यू।